नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य आपको बता दें स्वागत समारोह है। हालांकि सिडनी के ओलंपिक पार्क में स्वागत समारोह का आयोजन होगा, जिसके लिए तैयारियां भी अब पूरी कर ली गई है। कार्यक्रम के लिए 25,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। ऑस्ट्रेलियन डायस्पोरा फाउंडेशन समारोह का आपको बता दें कि तैयारियां कर रहा है, मेजबानी कर रहा है। कार्यक्रम के आयोजकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त अब्बास भी शामिल हैं। वहीं आपको बता दें कि पीएम मोदी बचपन के दोस्त अब्बास से इस दौरान मुलाकात करेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया में आज क्या कुछ कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहने वाले हैं, उसकी लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। स्वागत समारोह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचेंगे, उनका स्वागत किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि कार्यक्रम के आयोजन में पीएम नरेंद्र मोदी अपने दोस्त अब्बास से भी मिलेंगे। बचपन के दोस्त हैं अब्बास, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करने वाले हैं। वहीं आज से बैंकों में बदले जाएंगे 2,000 रुपए के नोट। एक दिन में 20,000 रुपए तक के नोट बदले जा सकते हैं। खाते में 2,000 के नोट जमा करने की सीमा निर्धारित नहीं है। आरबीआई ने 2,000 रुपए के नोट को बंद करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही 30 सितंबर के बाद नोट को बंद करने का ऐलान यहां पर किया गया है। आज से बैंकों में 2,000 रुपए के नोट बदलने की जो होड़ है वो देखी जाएगी। यहां पर हो सकता है लंबी लंबी कतारें देखने को मिले बैंकों पर। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज बैंक में नोट बदले जाएंगे। 2,000 रुपए के नोट बदले जाएंगे आज से और 30 सितंबर तक आप नोट बदल सकते हैं। एक दिन में 20,000 तक ही आप नोट बदल सकते हैं। हालांकि खाते में 2,000 के नोट जमा करने की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। दिल्ली से खबर आपको बता दें, दिल्ली में पहलवानों का धरना जारी है। आज पहलवानों के समर्थन में कैंडल मार्च निकाला जाएगा। शाम 5 बजे निकाला जाएगा कैंडल मार्च। कैंडल मार्च में देश भर से लोग पहुंचेंगे। वहीं आपको बता दें, नए संसद भवन में खापों की होगी महिला महापंचायत। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज आपको बता दें कि पहलवानों के प्रदर्शन का 1 महीना पूरा हो रहा है और इसी को देखते हुए कैंडल मार्च आज निकाला जाना है। बताया जा रहा है शाम 5 बजे कैंडल मार्च निकाला जाएगा और इसमें देश भर से लोग पहुंचेंगे पहलवानों के समर्थन के लिए। तो आज पहलवानों के समर्थन में निकाला जाएगा कैंडल मार्च। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में आपको बता दें कि पहलवानों का धरना जारी है। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ ये पहलवान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी ये मांग है कि यहां पर गिरफ्तारी हो, एक्शन लिया जाए। हालांकि आपको बता दें कि आज 1 महीना पूरा हो गया है इन पहलवानों के धरना प्रदर्शन का। हालांकि आगे क्या कुछ होता है देखना होगा, लेकिन इन पहलवानों की लगातार ये मांग कि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इन पहलवानों के समर्थन में कई ऐसे विपक्षी नेता जो पहुंच चुके हैं और उनमें अरविंद केजरीवाल हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रियंका गांधी हैं। वही आपको बता दें कि यूपी सरकार और कोरिया गणराज्य के आपको बता दें कि यहां पर एमओयू साइन किया गया है। दक्षिण कोरिया प्रतिनिधिमंडल के साथ सीएम योगी की बैठक हुई और इस दौरान एमओयू साइन किया गया। एमओयू के तहत दोनों प्रांतों में प्रगति और विकास के लिए शैक्षिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को प्रोत्साहित किया जाएगा। और इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आज हस्ताक्षर एमओयू दक्षिण कोरिया के 2 प्रांत तथा उत्तर प्रदेश के बीच द्विपक्षीय सहयोग में वृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों के आदान प्रदान और आपसी निवेश को बढ़ावा देने के लिए ये एमओयू साइन किया गया है। इससे समृद्धि और प्रगति में योगदान मिलेगा। तो यहाँ ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर लखनऊ में 5 कालिदास मार्ग यानी कि मुख्यमंत्री आवास पर बैठक हुई और आपको बता दें कि साउथ कोरिया के साथ यूपी सरकार ने एमओयू साइन किया है।
प्रगति इससे बढ़ेगी। दक्षिण कोरिया प्रतिनिधिमंडल ने सीएम योगी आदित्यनाथ से इस दौरान मुलाकात की। कई विषय जिसको लेकर चर्चा की गई और आपको बता दें कि यह बैठक अपने आप में बेहद खास, क्योंकि निवेश के लिए इसमें बढ़ावा दिया गया। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक बार फिर मिशन मोड पर आ गई है। निकाय चुनाव के बाद बीजेपी यूपी में एक बार फिर सुनील बंसल पर दांव आजमाने की तैयारी में है, जो पहले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में अपनी संगठनात्मक क्षमता का लोहा मनवा चुके हैं। 30 मई से शुरू हो रहे बीजेपी के जनसंपर्क अभियान की पूरी मॉनिटरिंग एक बार फिर सुनील बंसल को दे दी गई है। अब सवाल उठता है कि क्या एक ही फॉर्मूले पर बीजेपी को सुनील बंसल पर बार बार जीत वो दिला पाएंगे, या फिर सुनील बंसल के सहारे पार्टी नेतृत्व किसी नई रणनीति के साथ चुनावी अखाड़े में ताल ठोकती नजर आएगी। अब ये रिपोर्ट देखिए। निकाय चुनाव ने बढ़ाई चिंता, फिर मोर्चे पर आए सुनील बंसल। रिपोर्ट कार्ड के जरिए परखेंगे तैयारी। लोकसभा चुनाव में फिर बंसल पड़े भारी। राष्ट्रीय राजनीति के चाणक्य अगर अमित शाह को माना जाता है, तो यूपी की राजनीति में चाणक्य की भूमिका सुनील बंसल निभाते रहे हैं। 2014 से अब तक के चुनाव में सुनील बंसल की रणनीति कारगर रही है। लिहाजा एक बार फिर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बंसल को चुनावी चक्रव्यूह रचने की कमान सौंप दी गई है। सूत्रों के मुताबिक 30 मई से 30 जून तक चलने वाले जनसंपर्क अभियान में सांसदों के रिपोर्ट कार्ड भी तैयार किए जाएंगे। बरेली दौरे पे पहुंचे बंसल ने ब्रिज क्षेत्र की टीम को ये रिपोर्ट तैयार करने को बोल रखा है। कहा जा रहा है कि सभी रिपोर्ट के आधार पर 2024 के लिए सांसदों के टिकट का भविष्य निर्धारित किया जाएगा। बीजेपी की तैयारी इतनी भर नहीं है, बल्कि सांसदों के रिपोर्ट कार्ड पर व्यापक मंथन भी किया जाएगा। इसके लिए बंसल ने टीम भी बना दी है। जनसंपर्क अभियान और रिपोर्ट कार्ड के लिए बीजेपी संगठन ने 2 प्रदेश महामंत्री संजय राय और गोविंद नारायण शुक्ला को मॉनिटरिंग के लिए लगाया है। इसके अलावा 6 क्षेत्रों में अलग अलग पदाधिकारी भी लगाए गए हैं। इनमें प्रदेश उपाध्यक्ष मानवेंद्र सिंह को पश्चिम क्षेत्र, त्र्यंबक त्रिपाठी को अवध क्षेत्र और प्रदेश मंत्री शंकर गिरी को गोरखपुर क्षेत्र, शंकर लोधी को काशी क्षेत्र, पूनम बजाज को कानपुर, बसंत त्यागी को ब्रिज की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी गई है। ये सभी जिलों और मंडलों से नियमित रिपोर्ट लेकर प्रदेश कार्यालय को भेजेंगे। प्रदेश कार्यालय से ये रिपोर्ट राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल के पास भेजी जाएगी। जाहिर है सुनील बंसल ने जिम्मेदारी मिलने के साथ ही अपना काम भी तेजी से शुरू कर दिया। बंसल की एंट्री यूपी में 2014 के चुनाव के समय हुई थी। उस वक्त यूपी प्रभारी अमित शाह के सहयोगी के तौर पे बंसल यूपी आए और यूपी की 80 में से 73 सीटें जिताने में अहम भूमिका निभाई। 2014 के नतीजों के बाद बंसल को यूपी बीजेपी का संगठन महामंत्री बना दिया गया। कहते हैं कि बूथ से लेकर पन्ना प्रमुखों की संरचना बंसल के दिमाग की उपज है। फिलहाल अगर सुनील बंसल का रिपोर्ट कार्ड देखें तो 2017 के विधानसभा चुनाव में उनका कमाल देखने को मिला, जब बीजेपी को 325 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत हासिल हुआ। 2014 में सपा बसपा के गठबंधन के बावजूद बीजेपी को 60 से ज्यादा सीटें मिली। इसके अलावा 2022 विधानसभा चुनाव, 2 पंचायत चुनाव, 1 निकाय चुनाव, रामपुर आजमगढ़ लोकसभा के उपचुनाव में भी बंसल की रणनीति कारगर रही। कुल मिला के बीजेपी नेतृत्व एक बार फिर सुनील बंसल के ट्रैक रिकॉर्ड पे भरोसा कर रहा है। जाहिर है इससे बीजेपी को कितना फायदा मिलेगा ये तो बात की बात है, लेकिन बंसल जिस तरीके से टिकट काटने के लिए मशहूर हैं, ये बात कई मौजूदा सांसदों की धड़कनें बढ़ा रहा है, क्योंकि बंसल के लिए टिकट का पैमाना सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शन ही होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। वहीं सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य अपने विवादित बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। कभी रामचरितमानस तो कभी भगवान राम को लेकर उन्होंने ऐसे बयान दिए हैं कि अपने साथ साथ पार्टी की भी किरकिरी करा दी है। इस बार उन्होंने साधु संतों को लेकर ऐसी बात कह दी है कि विवाद खड़ा हो गया है। मौर्य ने साधु संतों को आतंकवादी बता दिया। गेरुआ वस्त्र पर उन्होंने निशाना साधा। इसके बाद संत समाज में गुस्सा है।
अब ये रिपोर्ट देखिए। स्वामी प्रसाद मौर्य के बिगड़े बोल, साधु संतों को बताया गेरुआ वस्त्र में आतंकवादी। सनातन के अपमान पर समाजवादी पार्टी की चुप्पी। जितने साधु संत के भेष में सारे आतंकवादी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य अपने विवादित बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। एक बार फिर समाजवादी पार्टी के नेता अपने विवादित बयान की वजह से चर्चा में आ गए। मौर्य ने साधु संतों को आतंकवादी बताया। इसके अलावा गेरुआ वस्त्र पे भी बयान दिया। मौर्य ने कहा कि धर्म की आड़ में किसी को नीच नहीं कह सकते। इसके अलावा साधु संतों को लेकर ऐसा बयान दे दिया जो चर्चा का विषय बन गया। जितने साधु संत के भेष में सारे आतंकवादी बोलने लगे। कोई कहा स्वामी प्रसाद मौर्य का हम सिर काट देंगे। किसी ने कहा तलवार लहराते हुए कि मैं ये 5 लाख की तलवार खरीद के लाया हूं, जिससे कि मैं स्वामी प्रसाद मौर्य की हत्या इस तलवार से कर दूं। धर्म की आड़ में आप किसी को नीच नहीं कह सकते। धर्म की दुहाई देकर आप किसी को अधम नहीं कह सकते। धर्म की दुहाई देकर आप किसी को अपमान होने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। गाजीपुर में बुद्ध जयंती के अवसर पे एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में स्वामी प्रसाद मौर्य ने जनता को संबोधित किया और इसी दौरान उन्होंने साधु संतों को लेकर विवादित बयान दे दिया। इसके बाद संत समाज में गुस्सा है और वो स्वामी पर हमलावर हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान अत्यंत निंदनीय है। जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि भगवा में आतंकी है। एक तो महात्मा बुद्ध की प्रतिमा की स्थापना के अवसर पर इस प्रकार से बोल रहे हैं। जिस महात्मा बुद्ध ने अवैरी बनों का सिद्धांत दिया, यानी किसी को बैरी मत बनाओ और हमेशा वाणी से मीठी भाषा बोलो, मनसा वाचा कर्मणा, उस महात्मा बुद्ध के कथित रूप से मानने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य जी इस प्रकार से बार बार सनातन धर्मी संतों पे और हिंदुओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। यह अत्यंत निंदनीय है। हम इनकी घोर निंदा करते हैं। अगर इसी तरह से जिस प्रकार से रामचरितमानस में संशोधन की बात कर रहे हैं, टिप्पणी उठा रहे हैं, संतों पे उठा रहे हैं, उसी प्रकार से अगर इनकी इतने वो है साहसी है तो कुरान पे बोल करके दिखाए और धर्मों पे बोल करके दिखाए, निश्चित रूप से सर कलम हो जाएगा। ये पहला मौका नहीं जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस तरह का विवादित बयान दिया हो। इससे पहले रामचरितमानस और राम को लेकर भी वो विवादित बयान दे चुके हैं। और एक बार फिर स्वामी के जहरीले बोल उनके साथ साथ समाजवादी पार्टी की मुश्किल भी बढ़ा सकती है। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बयान के बाद एक नए मुद्दे को जन्म देकर माहौल गरमा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। वहीं उत्तर प्रदेश में मदरसों को लेकर योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। विदेशी फंडिंग आपको बता दें कि हासिल करने वाले मदरसों पर योगी सरकार शिकंजा कसने वाली है। अवैध रूप से चल रहे मदरसों पर जल्द कार्रवाई की तैयारी भी है। इस दायरे में तकरीबन 4000 से ज्यादा मदरसे आएंगे। अब ये रिपोर्ट देखिए। विदेशी फंडिंग वाले मदरसे पर प्रहार, योगी सरकार का प्लान तैयार। 4000 मदरसों पर लटकी तलवार, तलवार मदरसों पर लटकी हुई है। कार्रवाई तो होकर रहेगी क्योंकि योगी सरकार ने सबूत जुटाया, नियम कायदे को फॉलो कर गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराया, जानकारियां जुटाई तो मालूम हुआ विदेशी फंडिंग की महिमा गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के साथ तो ट्रेडिंग है। अवैध मदरसों पर सीएम योगी का एक्शन, अवैध रूप से चल रहे मदरसों पर सरकार का शिकंजा। विदेशी फंडिंग वाले 4000 से ज्यादा मदरसों पर अब कार्रवाई होगी। पिछले साल हुए सर्वे में 8441 मदरसे अवैध मिले थे। बोर्ड परीक्षाएं समाप्त होने के बाद कार्रवाई की तैयारी में है सरकार। ऐसे में इसे लेकर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और पुलिस अधिकारियों के बीच बातचीत भी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि सर्वे के दौरान गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का पूरा मकड़जाल नेपाल से सटे इलाकों में देखने को मिला। अधिकतर मदरसा संचालकों को दी गई जानकारी में सामने आया कि मदरसों में विदेशी फंडिंग का बोलबाला है।
दुबई, नेपाल और बांग्लादेश से चंदा मिलने की बात इस दौरान सामने आई है। मदरसों के संचालक फंडिंग से संबंधित डॉक्यूमेंट तक उपलब्ध नहीं करा सके, तो ऐसे में इसकी शुरुआत हो चुकी है। ये तस्वीर कानपुर से आई है। यतीम खाना में महिला मदरसा खाली कराया जा रहा है। यतीम खाना में सालों से बगैर रजिस्ट्रेशन के ये मदरसा चल रहा था। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा इस पर्टिकुलर बाल गृह के संचालन के संबंध में निर्देश संज्ञान लेकर के निर्देश प्रदान किया है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सेक्शन 41 के तहत रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस ही इस प्रकार के बाल गृह संचालित कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर संस्था के द्वारा जे एक्ट के सेक्शन 41 के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है और उसके जो विभिन्न प्रकार के जो मानकें पूर्ण नहीं करने के दृष्टिगत NCPCR के द्वारा भी और उसके द्वारा SCPCR के भी एक वरिष्ठ सदस्य के द्वारा निरीक्षण किया गया था और उनके द्वारा इस संस्था के ऑपरेशन को तत्काल बंद करने का निर्देश उनके द्वारा प्रदान किया गया है। सरकार ये सब इसलिए कर रही है जिससे अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को भी बेहतर शिक्षा मिल सके। इसी के चलते मदरसों के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा से जोड़ा जा रहा है ताकि वो अपने स्किल को और बढ़ा सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। खबर अमेठी से है, जहां गौरीगंज थाना के जेठपुर गांव में आपको बता दें कि बारात में आए युवक की अज्ञात लोगों के साथ मारपीट हो गई है, जिसमें युवक की मौत हो गई। वहीं एक बाराती गंभीर रूप से इसमें घायल हो गया है। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां युवक की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने ट्रॉमा सेंटर में उसे रेफर कर दिया है। आपको बता दें कि बीती रात मुंशीगंज थाना के गौरीगंज थाना के जेठूपुर गांव में बारात आई थी और उस समय यहां पर ये वारदात हुई। रायबरेली में दबंगों का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला बछरावा थाना क्षेत्र के चुरुवा गांव के सामने आया है। आपको बता दें कि यहां पूर्व फौजी सुनील पर गांव के ही दबंगों ने 15 मई को लाठी डंडों से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। सूचना पाकर पहुंची डायल 112 ने उन्हें CHC में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया है। इलाज के बाद गांव लौटे पूर्व फौजी ने दबंगों के खिलाफ थाने में तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने उनका मुकदमा दर्ज नहीं किया, जिसके बाद वो पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। खबर जनपद पीलीभीत के पूरनपुर से है, जहां पूरनपुर कलीनगर मार्ग पर आपको बता दें खाता गांव होते हुए अमरेया कला तक 2.5 किलोमीटर सड़क की मरम्मत के लिए लोक निर्माण विभाग से करीब 63.83 लाख रुपए का बजट जारी हुआ है। आपको बता दें कि सड़क बनाने का कार्य मार्च महीने में शुरू हुआ था, जो उसी महीने 31 मई तक पूर्ण होना था, लेकिन लापरवाही के चलते काम पूरा नहीं हो सका। सड़क पर फैले पड़े जो पत्थर हैं, अब लोगों के लिए वो मुसीबत बनते नजर आ रहे हैं। ठेकेदार की मनमानी को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। इधर गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर अधूरे पड़े मार्ग को पूरा करने और ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। तो यहाँ पर ये खबर आपको पीलीभीत से बता रहे हैं, जहाँ ठेकेदार की मनमानी अब देखी जा रही है। यहाँ पर सड़कें नहीं बन रही है। 63.83 लाख रुपए में बजट जारी हुआ था। इसका समय सीमा 31 मार्च तक रखी गई थी, लेकिन अभी तक भी काम पूरा नहीं हो सका है। वही गंगा नदी करोड़ों हिंदुओं के लिए धर्म और आस्था का पर्याय है, लेकिन नदी के प्रति यह आस्था जाने अनजाने प्रदूषण के रूप में न केवल खुद गंगा नदी को बल्कि उसमें पड़ने बढ़ने वाले जो लाखों जीव जंतु है उसके लिए भी अभिशाप बन चुकी है। लेकिन गंगा को निर्मल करने के लिए तटीय इलाकों के गांव को भी स्वच्छ करने की सरकार अभियान चला रही है। हरदोई में इसके लिए युद्ध स्तर पर काम शुरू हो चुका है। अब ये रिपोर्ट देखिए।
हरदोई में गंगा अभियान के तहत गांवों के कायाकल्प का काम शुरू हो गया है। निकाय चुनाव के बाद प्रशासनिक अमले इस तरफ युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया है, जिससे गंगा के अलावा आसपास के गांवों का न सिर्फ कायाकल्प हो रहा है बल्कि उनका सौंदर्यीकरण भी कराया जा रहा है। इसके अलावा गंगा तट के गांवों में विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और गांव के जन सहयोग से स्वच्छता अभियान को गति दी जा रही है। वहीं पंचायत महकमा लोगों को जागरूक करने का अभियान शुरू कर चुका है। डीपीआरओ विनय सिंह के मुताबिक गंगा तट के सभी गांवों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। स्वच्छ ग्राम अभियान की सफलता के लिए माइक्रो प्लान बनाया जा चुका है। ग्राम पंचायतों में मुनादी के जरिए गंगा स्वच्छता का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। सार्वजनिक जगहों की सफाई के लिए सामूहिक श्रमदान किया जा रहा है। वहीं BSND बैठक के जरिए गंगा स्वच्छता ग्राम विषय पर जागरूकता कार्यक्रम, घरेलू स्तर पर सूखे और गीले कचरे को अलग करना और डोर टू डोर कचरा कलेक्शन कर जमा किए गए कचरे का निस्तारण किया जा रहा है। अभियान को लेकर अधिकांश गांवों में गंगा स्वच्छता रैली का आयोजन किया जा चुका है। वहीं गंगा नदी में जाने वाली नालियों को शोकपीट से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य गंगा को स्वच्छ बनाने के साथ ही तटीय गांवों की दशा बदलने की है। उम्मीद है जल्द ही इसका असर लोगों के आंखों के सामने होगा। हरदोई से आशीष सिंह की रिपोर्ट। वही वन्य जीव हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। इनसे हमारे अस्तित्व हमेशा बना रहता है। वन्यजीव हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होता है, इसलिए इनका संरक्षण करना जरूरी है। कालागढ़ टाइगर रिजर्व के अधिकारी इन दिनों जैव विविधता को बचाने के रखने के लिए अभियान भी चला रहे हैं। अब ये रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। ये है कालागढ़ टाइगर रिजर्व, जो उत्तराखंड के लैंसडाउन क्षेत्र में सुंदर पानो घाटी में स्थित है। ये 300 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। कालागढ़ टाइगर रिजर्व में बड़ी संख्या में बाघ रहते हैं। इसके अलावा यहाँ गोरल, सांभर, कांकड़, शाही और पाढ़ा जैसे वन्यजीव भी देखे जा सकते हैं। यहाँ की जैव विविधता को बचाए रखने के लिए कालागढ़ टाइगर रिजर्व के अधिकारी इन दिनों अभियान चला रहे हैं। इस अभियान में स्कूली बच्चों के साथ ही पर्यटकों और आसपास के गांवों के ग्रामीणों का सहयोग लिया जा रहा है। इस अभियान के तहत कालागढ़ टाइगर रिजर्व में प्लास्टिक से बने सामान पर रोक लगाने के साथ ही कूड़ा करकट को जंगल से इकट्ठा किया जा रहा है, ताकि वन्य जीवों को इससे होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। जैसे कूड़ा है, प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, इनको एकत्र करना और इनको रिसाइकिल के लिए भेजना जहाँ पर है, और साथ में ये कैंपेन्स चलाना, बच्चों के साथ अवेयरनेस कैंपेन चलाना। और जैसे हमारा ये कालागढ़ टाइगर रिजर्व में पर्यटक आते हैं, पर्यटकों के साथ उनको जागरूक करना, इन सब चीज़ों के बारे में एक अवेयरनेस कैंपेन गांव वालों के साथ मिलकर कार्य करना। हमारे यहाँ इको डेवलपमेंट कमेटीज़ हैं, उनके लोगों के साथ मिलकर कार्य करना। तो ये सब इसमें अभियान चलेगा। कालागढ़ टाइगर रिजर्व के अधिकारियों की यह अभियान वाकई काबिले तारीफ है। इस अभियान के जरिए वन्य जीवों को होने वाले नुकसान से बचाने में जरूर मदद मिलेगी। कोटद्वार से दलीप कश्यप की रिपोर्ट। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।